नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी देश दुनिया से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। इसके अलावा दोस्तों हम आपको यहां पर एक सर्वे की रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों सर्वे है गुजरात से जुड़ा हुआ। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम एकनाथ शिंदे को मिली जान से मारने की धमकी, एक्शन में सरकार। गृह मंत्री ने दिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रविवार को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा है कि सीएम को मिल रही लगातार धमकियों के स्रोत को खोजने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का भी आदेश जीडीपी और खुफिया विभाग के प्रमुख को दिए हैं। दरअसल दोस्तों खुफिया विभाग को मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आत्मघाती विस्फोट के जरिए हत्या करने की साजिश रची जा रही है। वहीं महीने भर पहले भी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मंत्रालय के उनके दफ्तर में आया था। साथ ही उनके कार्यालय में फोन पर भी इस तरह की धमकी दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को माओवादियों की तरफ से पहले भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की तबीयत बेहद खराब, गुरुग्राम में मेदांता के आईसीयू में भर्ती। अखिलेश यादव और डिम्पल पहुंचे, सेपई से पूरा परिवार पहुंचा। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों मुलायम सिंह यादव का ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होने की वजह से आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया। उनके इलाज के लिए मेडिकल पैनल बनाया गया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पत्नी डिम्पल और बेटे अर्जुन के साथ मेदांता अस्पताल पहुंच गए हैं। शिवपाल सिंह यादव भी अस्पताल में मौजूद हैं। अपर्णा यादव दिल्ली पहुंच रही है। वहीं दोस्तों ताजा जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह यादव को अब वेंटिलेटर पर भर्ती कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शराबी ड्राइवर की वजह से 26 मौतें, बेटे के मुंडन में शराब पीकर ट्रैक्टर चलाया, मना करने पर भी नहीं माना। जी हां दोस्तों, कानपुर में शनिवार रात हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। इनमें 13 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई थी, जिनमें 45 लोग सवार थे। ये लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार के बाद कानपुर लौट रहे थे। दोस्तों सभी गोरखा गांव के रहने वाले थे। भास्कर की टीम जब गांव में पहुंची तो पता चला कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने शराब पी थी और मना करने के बावजूद वह गाड़ी चला रहा था। मुंडन भी उसी के बच्चे का था। इस हादसे में वह बच गया और अभी फिलहाल वह फरार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में केजरीवाल पर फेंकी बोतल, राजकोट में गरबा देखने गए थे दिल्ली के सीएम। जी हां दोस्तों, गुजरात के दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शनिवार रात को किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। हालांकि केजरीवाल को बोतल लगी नहीं, पीछे से फेंकी गई बोतल उनके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ निकल गई। जिस जगह यह घटना हुई वहां भीड़ थी, इसलिए बोतल फेंकने वाले का पता नहीं चल सका। दोस्तों केजरीवाल 2 दिन से गुजरात के दौरे पर हैं। शनिवार को वे राजकोट में खोडलधाम मंदिर में गरबा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए जा रहे थे, उसी वक्त उन पर बोतल फेंकी गई। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार की महागठबंधन सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा, आरजेडी कोर्ट से हुए थे कैबिनेट में शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार की महागठबंधन सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वह आरजेडी के कोटे से मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने बिहार के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे की पुष्टि की। सुधाकर सिंह जगदानंद के बेटे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं जब दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से वह अपने बयानों को लेकर चर्चा में थे। सुधाकर सिंह एक बार पहले आरजेडी छोड़कर बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शामिल गैंगस्टर पुलिस कस्टडी से हुआ फरार, अफसरों की बड़ी गलती से दीपक टीनू फरार। जी हां दोस्तों, मूसेवाला मर्डर की साजिश रचने वाला गैंगस्टर दीपक टीनू शनिवार रात पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पंजाब पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीआईए दीपक को कपूरथला से मानसा ले जा रही थी। इस दौरान रात 11 बजे दीपक फरार हो गया। वह मूसेवाला मर्डर के एक और आरोपी लॉरेंस का गुर्गा है। दरअसल दोस्तों दीपक को सीआईए टीम की एक बड़ी लापरवाही के चलते ही फरार होने का मौका मिला। कस्टडी से दीपक की फरारी के बाद पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया। गैंगस्टर लॉरेंस ने सोशल मीडिया पर
पर एक पोस्ट की जिसमें पुलिस को धमकी दी गई कि वो नाजायज कदम न उठाए। भास्कर को मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरी घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सीआईए के अफसर अपनी प्राइवेट गाड़ी में टीनू को कपूरथला से मानसा ले जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने निशानदेही के आधार पर एक जगह छापा मारने का फैसला लिया। मानसा और कपूरथला के बीच करीब 200 किलोमीटर का फासला है और पुलिस अफसर ने इतने लंबे सफर में दीपक को हथकड़ी नहीं लगाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियां मिली तो भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। कानपुर हादसे के बाद यूपी सरकार की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, शनिवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए भीषण हादसे के बाद यातायात निर्देशालय ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि 10 दिनों तक यूपी के सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। यह अभियान विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। जानकारी के अनुसार यूपी के यातायात निर्देशालय ने जारी एडवाइजरी में 10 दिन तक सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के तहत यह जांच की जाएगी कि मालवाहक वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डाला व डंपर पर सवारियों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। सीएम योगी ने कानपुर में हुए हादसे के बाद कहा था कि लोग मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल सवारियों को लाने व ले जाने में न करें। यातायात निर्देशालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर कोई नियम का उल्लंघन करता मिला तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हो गया ऐलान। शिखर धवन बने कप्तान, सीनियर्स को मिला आराम। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। दरअसल दोस्तों T20 वर्ल्ड कप से पहले होने वाली सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है, जबकि अन्य सीनियर्स खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। भारत को 6 अक्टूबर से अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। कप्तान शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, आवेश खान, मोहम्मद सिराज और दीपक को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहला वनडे मुकाबला 6 अक्टूबर, दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर और तीसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एबीपी सी वोटर सर्वे, गुजरात विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगी कितनी सीटें, ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस भी बीजेपी को सत्ता से हटाने में जुटी हुई है। दोस्तों इन दोनों दलों के बीच अरविंद केजरीवाल इस बार तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मैदान में है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पहला ओपिनियन पोल किया है। दोस्तों गुजरात के ओपिनियन पोल में सवाल किया गया कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। यहाँ पर 182 सीटों को 4 क्षेत्रों में बांटकर यह ओपिनियन पोल किया गया। इसके नतीजे कुछ इस प्रकार से हैं। बीजेपी को बताया गया है उत्तर गुजरात में 20 से 24 सीटें, कांग्रेस को 8 से 12 और आम आदमी पार्टी को 1। दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 27 से 31 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें। सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र में बीजेपी को 38 से 42, कांग्रेस को 11 से 15 और आम आदमी पार्टी को 1। मध्य गुजरात में बीजेपी को 46 से 50 सीटें, कांग्रेस को 10 से 14 और आम आदमी पार्टी को 1। गुजरात में किसको कितनी सीटें मिलेगी इसका कुल गणित भी हम आपको बता देते हैं। इस अनुमान के अनुसार बीजेपी 135 से 140 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस 36 से 44 सीटों पर कब्जा कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है गुजरात में चुनावी नतीजे कैसे होने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर दीजिए और अपनी राय भी दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वाहन, गहने, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री और प्रोडक्शन बढ़ा। फेस्टिवल सीजन से पहले निजी खपत 26% बढ़ी। जी हां दोस्तों, कोविड के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने से देश में खपत आधारित मांग बढ़ी है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में उत्पादन तेजी से बढ़ा। इनमें वाहन, गहने और कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक शामिल है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में निजी खपत पर खर्च की हिस्सेदारी 59.6% थी। चालू वित्त वर्ष में यह बढ़ रही है। जून तिमाही में निजी खपत 25.9% बढ़ी, जबकि जनवरी मार्च तिमाही में यह ग्रोथ सिर्फ 1.8% थी। एक साल पहले यानी कि अप्रैल जून 2021 में भी यह ग्रोथ 14.4% थी। सितंबर तिमाही में निजी खपत और तेजी से बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि इस दौरान त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, पाकिस्तान सरकार हाथ धोकर पीछे पड़ी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ही देश में गिरते नजर आ रहे हैं। ऑडियो लीक मामले में शहबाज सरकार ने इमरान खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उनके ऑडियो लीक को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के संबंध में शुक्रवार को औपचारिक रूप से फैसला किया। इससे पहले इमरान खान के खिलाफ एक अन्य मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। दोस्तों, खबर के अनुसार हाल ही में लीक हुए ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के 3 नेताओं को पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के साथ अमेरिकी साइफर यानी कि गुड लेक के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। इसके अनुसार लीक हुई इस ऑडियो में खान अपनी सरकार को गिराने की कथित साजिश के बारे में भी बात कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, PS1 का दुनिया भर में डंका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में विक्रम से आगे बराबर किया बाहुबली 2 का बड़ा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, तमिल सिनेमा का ड्रीम प्रोजेक्ट पोन्नियिन सेल्वम 1 कई सालों की मेहनत और बहुत बड़े बजट में बनकर आखिरकार थिएटर्स तक पहुंच गई। पोन्नियिन सेल्वम यानी कि PS1 बड़ी फिल्म थी, इसलिए अच्छी कमाई की उम्मीद सभी को थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जिस तरह का तूफान खड़ा किया वो देखकर लोग हैरान है। पहले 2 दिन में सिर्फ इंडिया में ही फिल्म ने 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला और तमिलनाडु में तो फिल्म ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी पोन्नियिन सेल्वन 1 जोरदार कमाई कर रही है और 2 ही दिन में बड़े रिकॉर्ड बना चुकी है। दोस्तों, इंडिया ही नहीं, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में PS1 बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 फिल्म बन गई। फिल्म ने ओवरसीज कलेक्शन के बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। दोस्तों, 30 सितंबर को ग्लोबल रिलीज के एक दिन पहले यानी कि 29 सितंबर को PS1 का यूएसए में प्रीमियर हुआ था। इस प्रीमियर से PS1 ने $1 मिलियन का कलेक्शन किया था। इसके बाद शुक्रवार और शनिवार को भी फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर लगातार $1 मिलियन का आंकड़ा पार किया, यानी कि यूएसए में पोन्नियिन सेल्वन 1 ने $1 मिलियन की हैट्रिक लगा ली है। अभी तक सिर्फ 3 ही फिल्मों ने अमेरिका में यह कारनामा किया है और तीनों ही फिल्मों के डायरेक्टर SS राजामौली हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एफपीआई फिर से दे रहा है झटके, स्टॉक मार्केट से निकाल लिए करोड़ों रुपए। जी हां दोस्तों, 2 महीने तक शुद्ध लेवाल रहने के बाद विदेशी निवेशकों ने सितंबर में फिर से बिकवाली पर जोर दिया और भारतीय शेयर बाजारों से 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी कर ली। इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई ने कैलेंडर वर्ष 2022 में अब तक भारतीय बाजारों से कुल 1.68 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है। जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में भी एफपीआई की गतिविधियों में उतार चढ़ाव का सिलसिला कायम रहने की संभावना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके लिए वैश्विक कारकों के अलावा घरेलू कारणों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी शोध प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि मौजूदा वैश्विक मुद्रास्फीति के बीच ब्रिटिश सरकार की राजकोषीय नीतियों ने वैश्विक मुद्रा बाजार पर गहरा असर डाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताई कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की वजह, शशि थरूर को भी दिया बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आगामी चुनाव के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि वह इस चुनाव में किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हैं। उन्होंने रविवार संवाददाताओं से बातचीत में इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ और युवा नेताओं के कहने पर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। खड़गे ने इसके साथ ही बताया कि उन्होंने इस चुनाव में खड़े दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर से कहा था कि अध्यक्ष पद के लिए आम सहमति से उम्मीदवार का चुना जाना बेहतर होगा। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर थरूर जिस स्थिति और बदलाव की बात कर रहे हैं वह प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तय किया जाएगा। एक व्यक्ति इस पर कॉल नहीं लेता, इसे सामूहिक रूप से लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। फुटबॉल मैच के दौरान 174 लोगों की मौत, फैंस मैदान में घुसे और फिर शुरू हुआ तांडव। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान 174 लोगों के मारे जाने की खबर है। 180 घायल हैं। BRII लीग 1 में 2 टीमों के बीच मैच चल रहा था। एक टीम के हारने के बाद उसके फैंस मैदान में घुस गए। इस घटना के बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया और मौत का तांडव मचा। इसकी तस्वीरें
दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने बताया कि घटना में 174 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल है। स्टेडियम के अंदर मौके पर ही 34 लोगों की मौत हो गई और बाकी की अस्पताल में हुई। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें फैंस ने सुरक्षा कर्मियों पर सामान फेंकते हुए वीडियो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ ने बयान जारी कर घटना पर दुख व्यक्त किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, त्योहारों के सीजन में सोना चांदी हुआ महंगा। जान लीजिए पूरे हफ्ते का सराफा मार्केट का हाल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है, वहीं चांदी भी महंगी हुई है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 712 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई, जबकि चांदी के भाव में 964 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया है। दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक यानी कि 26 से लेकर 30 सितंबर की शुरुआत में 24 कैरेट सोने का रेट 49,590 था, जो कि हफ्ते के अंत में यानी कि शुक्रवार को बढ़कर 50,302 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो शुद्धतम चांदी की कीमत 55,374 रुपए से बढ़कर 56,338 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहली बार छटनी करेगी मार्क जकरबर्ग की मेटा, टीमों का बजट भी घटाएगी। बचत की राह पर चल रही है कंपनी। जी हां दोस्तों, नाम बदलने के बाद दिक्कतों से जूझ रही मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक पहली बार अपने स्टाफ की छटनी करने जा रही है। 4 फरवरी 2004 में स्थापित इस सोशल मीडिया कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा कि वह न सिर्फ पहली बार हायरिंग पर अस्थायी रोक लगाने जा रहे हैं, बल्कि अपनी टीमों के बजट में कटौती भी करने जा रहे हैं। मेटा का अभी जो आकार है वह 2023 में इससे छोटे आकार में तब्दील हो सकती है। दोस्तों मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुकरबर्ग ने कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक एक्विएंट सेशन में इस बारे में ऐलान किया। जकरबर्ग ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि अब तक अर्थव्यवस्था और स्पष्ट रूप से स्थिर हो जाएगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं वह अभी तक ऐसा नहीं लगता है, इसलिए हम यह तरीका अपनाने पर मजबूर हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पोप फ्रांसिस ने रूस और यूक्रेन से की युद्ध विराम की अपील, बोले अभी कितना खून और बहाना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था। इसके बाद से अब तक दोनों देशों में जंग जारी है। रूस यूक्रेन के कई शहरों को न केवल तबाह कर चुका है, बल्कि उसने जनमत संग्रह कराकर 4 इलाकों को अपने में शामिल भी कर लिया है। वहीं एक बार फिर पोप फ्रांसिस ने दोनों देशों के प्रमुखों से युद्ध विराम की अपील की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रही जंग से पैदा हुई स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध विराम करने और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से शांति प्रस्ताव के लिए आगे आने की अपील की है। पोप फ्रांसिस ने संत पीटर स्क्वायर में रविवार को एंजेलस प्रेयर से पहले अपने भाषण में ये अपील की। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यूक्रेन में युद्ध बहुत गंभीर, विनाशकारी और खतरनाक हो गया है। इसका असर न केवल इन 2 देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क ने टेस्ला ह्यूमनटाइज रोबोट का किया प्रदर्शन, इंसानों जैसे करेगा काम। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क ने ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया है। टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस इंसानों जैसा कई काम कर सकेगा। इसकी कीमत $20,000 तक हो सकती है। कंपनी ने कहा है कि ऑप्टिमस टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रोटोकॉल है। प्रायोगिक परीक्षण रोबोट पर काम कर इस फरवरी में शुरू हो गया था। यह खुलासा कैलिफोर्निया के पोलो ऑल्टो में टेस्ला कार्यालय में हुआ। दोस्तों टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने मोनाइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया है, जो पहली बार कंपनी के AI डे 2022 के दौरान मंच पर बिना बांधे चलने लगा। 2 बोर्ड के रूप में 2 रोबोट हथेलियों के साथ एक दिल बना मंच पर अलग हो गया। जयकार और तालियों के लिए ऑप्टिमस चला गया। यह मंच के सामने तक चला और मंच से दूसरे छोर पर खड़े टेस्ला के CEO एलन मस्क पर लहराया। दोस्तों मस्क द्वारा रिट्वीट किए गए एक अन्य वीडियो में ऑप्टिमस को भीड़ पर हाथ हिलाते और नाचते हुए दिखाया गया। यह सचमुच पहली बार है जब रोबोट ने बिना टीथर के काम किया। यानी कि दोस्तों यह बात स्पष्ट है कि आने वाले कुछ समय में अब आपको घरेलू कामों के लिए रोबोट की सहायता मिल सकेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में लिस्ट होंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार ने जारी कर दी गाइडलाइन।
जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या आरआरबी के लिए सरकार ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिन पर खरा उतरने वाले इस श्रेणी के बैंक शेयर बाजार में लिस्ट होकर फाइनेंशियली रिसोर्सेज जुटा सकेंगे। इन गाइडलाइंस के मुताबिक आरबीआई के पास बीते 3 साल के दौरान कम से कम 300 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए और इस दौरान कैपिटल एडिक्वेंसी भी 9% की न्यूनतम रेगुलेटरी लेवल से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस में कहा गया है कि शेयर बाजार में लिस्ट होने की मंशा रखने वाली आरआरबी का प्रॉफिट अर्जित करने का रिकॉर्ड होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि बीते 5 साल में से कम 3 साल में न्यूनतम 15 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया हो। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुजरात में भाजपा की सरकार लगातार कितने सालों से निरंतर शासन कर रही है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गुजरात में भाजपा की सरकार पिछले कितने सालों से है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।